खुशामदीद कहेंगे और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, आज की नशिस्त में हम जिस मौजू पे बात करेंगे उस मौजू पे बात कम होती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस तरह के मौज़ूआत जिस पे आज हम बात करेंगे कुछ शजरे ममनुआ की सी हैसियत रखते हैं। हम बात कर रहे हैं नाजरीन जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी के मसाइल हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से बहबूद आबादी के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन हमने देखा कि कोई मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके। इसके अलावा तौलीदी सेहत, ख़वातीन को अपने बारे में अपनी ज़ात पर कितना इख्तियार है, समाजी रवैये, ये सारी चीज़ें हम इन पे सोच विचार ज़रूर करते हैं। निजी महफ़िलों में बात भी होती है, लेकिन खुल कर कोई बात हो नहीं पाती। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट लेवल पर हमने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी देखा, वहाँ पर भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, लेकिन उन अच्छी बातों के नताइज क्या हैं, उसके आगे की बात क्या है। पाकिस्तान क्या वाकई इन मसाइल पर, जो आबादी के मसाइल हैं, बढ़ती हुई आबादी की वजह से जिस तरह से हम वसाइल की कमी का रोना रोते हैं, उन पर काबू पाने के लिए अपने आप को कितना गियर्ड अप फील करता है, या कितना पॉलिटिकली और समाजी तौर पर तैयार है ये पूरा माशरा इन तमाम मौज़ूआत पर, इन तमाम एंगल्स पे कोई जामे पॉलिसी मुरतब करने के लिए। तो ये सारी बातें आज हम ज़रूर करेंगे। अगर हम थोड़े आदाद शुमार आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहें तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। 1998 के जो आदाद शुमार मरदमशुमारी के हवाले से सामने आए, 13 करोड़ 8 लाख से ज़ायद आबादी उस वक्त बताई गई। अभी 2017 में जो आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं सेंसस के हवाले से, उसमें तकरीबन 20 करोड़ 70 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो इस खित्ता अर्ज़ पर मौजूद हैं, और उनमें 2.4% सालाना की शरह से हम ये रुझान देख रहे हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है। मर्दों का तनासुब अगर देखें तो 51%, और औरतों की आबादी का तनासुब अगर देखा जाए तो 49%। एक औसत साइज़ का जो ख़ानदान है वो 6.45% या माज़रत फ़ीसद नहीं बल्कि अफराद पर मुश्तमिल हमें वो ख़ानदान नज़र आता है। यानी तकरीबन 7 अफराद एक हाउस होल्ड में रहते हैं। और ये आदाद शुमार जो हैं ज़ाहिर एवरेज पे कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर वैसे देखें तो दही आबादी में हमें ये रुझान ज़रा ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ये तमाम बातें हैं 1960 की दिहाई में पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोजेक्ट का, इस ख्वाहिश का, इस मंसूबे का आगाज़ किया गया कि आबादी को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ इक़दाम उठाए जाने चाहिए। लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि बेहतरी की तरफ जाने के बजाय अब तरजीहात की लिस्ट में से ये वाले मामलात कुछ हमें बैक बर्नर पर नज़र आते हैं। तमाम हम गुफ्तगू करेंगे। हमारी जो आज की मेहमान हैं जनाब फ़रहत परवीन साहिबा, मारूफ समाजी कारकुन हैं और बहुत सारी फील्ड्स में इनका काम है, होम बेस्ड वर्कर्स के हवाले से। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी ऐसी मेरा ख़्याल है ख़वातीन की नज़र से कोई चीज़ ओझल नहीं होती कि जिस पे वो ख़ुद दर्दमंदाना तौर पर सोच रही हों और अमली तौर पर कुछ करना ना चाहें। तो खुशामदीद कहते हैं फ़रहत को। मेरा इनका कोई तकरीबन 24-25 साल का साथ है, और जिस तरह मैं अपने शोबे में हूँ, फ़रहत अपने शोबे में है। लेकिन हमने क्या देखा, ये फ़रहत से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहत, हम जो बात कर रहे हैं समाजियात की लेवल पर अगर बात करें, आपने जब अपना एक्टिविज़म शुरू किया, मैंने अपना जर्नलिज़म शुरू किया, बड़े आइडियल्स होते थे उस ज़माने में। वो आइडियल्स अभी भी बरकरार हैं या कुछ टूटते हुए नज़र आए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली माजरत सोसाइटी जो है वो आगे के बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ गई। आप आबादी की बात कर रही हैं। आबादी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हमारे माँ बाप के ज़माने में फैमिली प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल। 60s में जो पेरेंट्स बने लोग, उन्होंने फैमिली प्लानिंग को प्रैक्टिस किया, उनको इनकरेज किया गया, उनको सर्विसेज प्रोवाइड की गई। बट अनफॉर्चुनेटली जो मतलब जो 80s के बाद जो ट्रेंड चला, ज़ावलक के बाद जो इस्लामाइजेशन का सो कॉल्ड प्रोसेस चला, उसके बाद आबादी का जो रुझान है पाकिस्तान में, बजाय इसके कि हम ये कहते हैं कि हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गलत है हमारे मुल्क में,
और औरतों को अपनी बॉडी के ऊपर अपने जिस्म के ऊपर इख्तियार का मसला भी बहुत अहम है, वो नहीं है, उसको बेहतर होना चाहिए। तो बजाय उसी डायरेक्शन में जो हम 60s में चले थे वो हम आगे जाते हम पीछे की तरफ चले गए और हमने ये कहा कि नहीं, जो फैमिली प्लानिंग है वो अन इस्लामिक है, औरतों को बिल्कुल ये हक नहीं पहुंचता कि वो डिसाइड करें कि उनके कितने बच्चे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, और फैमिली प्लानिंग का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो पीछे चला गया। तो आज भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो 5 और 6 और 7 का जो फैमिली साइज़ कहा जाता है, तो वो मुझे और आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है। अगर सही आदाद शुमार जमा हो पाकिस्तान में तो इस वक्त ये फैमिली साइज़ जो एवरेज फैमिली साइज़ है ये ज़्यादा है पाकिस्तान में, कम नहीं है। तो मेरा तो ये ख्याल है, जबकि दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, मतलब ठीक है हम सब मुसलमान हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है ये, लेकिन जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, आपका ईरान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया और वो आज हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आते हैं, जबकि हम हर शोबे में पीछे चले गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और बल्कि नाजरीन, आपकी थोड़ी सी जिस तरह भी निशानदही की फरहत ने मालूमात में इजाफे के लिए, बिल्कुल सही वो कह रही हैं कि जब हमने 1960 की दहाई में ये काम शुरू किया था तो फिर इसी मॉडल को आगे रखते हुए इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह में इसको अडॉप्ट किया गया और लेटर ऑन बांग्लादेश में भी इसी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है फरहत कि अगर माशरा रिग्रेशन की तरफ गया भी और स्टेट पॉलिसी, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे जो फंडामेंटल्स थे उनको डिस्टर्ब भी किया गया, चैलेंज भी किया गया, उनमें नई नई इख्तियारात भी शामिल की गई, तो जो कम्युनिटी लीडर्स थे क्या उनका फोकस नहीं रहा? बहुत सारी समाजी जो रवैयों में सख्ती देखी गई, या देखते हैं हम कि एक क्या कहना चाहिए, वो एक जो ऑनगोइंग स्ट्रगल होनी चाहिए थी वो कम्युनिटी की लेवल पे मिसिंग क्यों नज़र आई हमें? देखें, कम्युनिटी जो है वो अपने आप से तो बहुत काम नहीं कर सकती। ठीक, मसलन मैं आपको बताऊं, अर्ली 90s में हम एक प्रोजेक्ट करते थे जिसमें हम कम्युनिटी के अंदर जाके लोगों से, और ख़ास तौर पे औरतों से, हम उनके राइट्स की बात करते थे। आपको शायद आप यकीन करेंगी कि वहाँ एक मदरसा कायम हुआ और उस मदरसे में कहा गया कि ये औरतें जो हैं ये तलाक़ें करवाएंगी, ये मतलब आपकी औरतों को बेरहरा कर देंगी, तो आप बराए मेहरबान बेहतर होगा कि अगर आप इस काम को बंद करवाएं। वो काम तो खैर बंद नहीं हुआ, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर जुमे को अगर आपको ये खुतबा दिया जा रहा हो, और ये मैं आपसे सिर्फ ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जो मार्जिनलाइज्ड बस्तियां हैं हमारी उनके अंदर ये हो रहा है, सही बात है, गुलशन और डिफेंस और जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास इलाके हैं, उनकी मस्जिदों में भी यही खुतबे दिए जा रहे होते हैं कि औरतों को बेरहरा किया जाता है फैमिली प्लानिंग के ज़रिए, तो बेहतर है कि ना किया जाए। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में शुरू हुआ जी और मैं समझती हूँ क्योंकि वो ख़ुद खातून थी, शायद वो इसलिए ज़्यादा बेहतर समझ सकती थी इस बात को, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया लेडी हेल्थ वर्कर्स के प्रोग्राम के तहत। लेडी हेल्थ वर्कर्स जब घरों में जाती हैं और लोगों को ये बताती हैं कि आपको अपनी फैमिली का साइज़ क्या रखना चाहिए, औरत की सेहत और बच्चे की सेहत और मैटरनल और मोर्टेलिटी रेट्स के बारे में जब वो बात करती हैं, तो घरों के अंदर उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमें इस बात को मानना चाहिए कि हमारी स्टेट ने एक्टिवली इस एजेंडे को परसू किया इस्लामाइजेशन के नाम के ऊपर कि औरतें अगर और फैमिलीज़, मैं समझती हूँ सिर्फ औरतें नहीं, अगर फैमिली भी जो है मर्द भी अगर चाहते हैं कि फैमिली साइज़ छोटा होना चाहिए तो ये अन इस्लामिक है, जबकि ये अन इस्लामिक नहीं है। जो हमारा बेसिक प्रेमिस है वो ये कि ये अन इस्लामिक नहीं है। बिल्कुल सही। इसी तरह से जो आपका हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनके ऊपर भी तवज्जो कम हुई, यानी हमारा जो हेल्थ का बजट 1980s 70s में था, अगर आप उसको कंपेयर करें और जो डिवैल्यूएशन है उसको भी अगर आप कंसिडर करें
तो वो तमाम बजट्स जो उस ज़माने में थे भुट्टो साहब की पहली गवर्नमेंट में, वो कम हुए। और ना सिर्फ वो कम हुए बल्कि आम जो लोगों की सेहत है, जो गवर्नमेंट की तरफ जो सर्विसेज मिलती थी लोगों को, वो 90s में कम हुई। बिल्कुल ठीक। इसी लिहाज से एक और बहुत अहम फैक्टर है जो आपने कहा, कम्युनिटीज़ ने क्या किया। अच्छा, इस सवाल की तरफ ज़रा ब्रेक के बाद आ जाते हैं और मज़ीद भी बात करेंगे कि समाजी जो रुझानात हैं उनमें तब्दीली की क्या शक्लें हो सकती हैं, क्या इक़दाम हो सकते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। शामदीद कहेंगे नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, आपको ये बताएं हम कि जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी है या पॉपुलेशन वेलफेयर या प्लानिंग के मामलात हैं, ये फेडरल सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि सूबाई हुकूमतों के मातहत पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के हर ज़िले और तहसील तक, और जो खिदमात इन्होंने अंजाम देनी होती हैं उनमें आबादी और बच्चों की तादाद से मुतालिक अवामी शऊर और आगाही की फराहमी है। समाजी प्रोग्राम्स हैं, इश्तहारात, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ख़ानदानी मनसूबा बंदी और माने हमल तरीक़ों यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स और अद्वियात की फराहमी, माँ और बच्चे की सेहत यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से मुतालिक बुनियादी तिब्बी सहूलियात, तौलीदी मर्दाना और जनाना अमराज यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के हवाले से मुतालिक जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी फरहमी, छाती के सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर और एड्स, HIV और दीगर मोहलिक अमराज से आगाही और बचाव की तदाबीर, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो समाजी लेवल के मामलात हैं उन पर कोई ना कोई एक्टिविटी। लेकिन इस वक्त हो रहा क्या है, फरहत से जानते हैं। और फरहत, आप जो कह रही थी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हर जगह उतनी नज़र नहीं आती। देखिए मैं एक और अहम फैक्टर जो इस दौरान हुआ, थोड़ा हमें उसको भी कंसिडर करना चाहिए जी, और वो ये कि कम्युनिटी लेवल पे जो एक्टिविज़म है या सोशल सेक्टर की जो जो स्पेंडिंग है हमारे मुल्क में, वो क्यों कम हुई कि हमने बहुत एक्टिवली एक न्यू लिबरल जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको अडॉप्ट किया। ठीक है। और उसमें हमने सोशल सेक्टर की तमाम जो स्पेंडिंग थी उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते गए। ठीक बात। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो तरीक़ाकार था, वो चाहे आपकी ट्रेड यूनियंस हों, वो चाहे आपकी समाजी तंजीमें हों, आप देखिए कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ गए। तो अगर वहाँ डिक्लाइन हो रहा था तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका माशरा जो है वो एक डिसऑर्गेनाइज्ड माशरा है जिसमें कोई ट्रेड यूनियंस नहीं है, कोई सियासी जमातें एक्टिवली अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकती, और अगर वो इक़्तिदार में आते भी हैं तो वो इतना सख्त कंट्रोल डेमोक्रेसी है हमारी, ये मुस्बत खबर नहीं है तो इतनी सख्त कंट्रोल डेमोक्रेसी है कि औरतों की गई औरतें हैं असम्बलियों में, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर हम कोई काम नहीं कर सके। कोई लेजिस्लेशन जो, या लेजिस्लेशन को आप छोड़ दें कि जो औरतें मिसाल के तौर पे जाती भी हैं वो इन मसाइल पे बात भी नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि एक्टिव एजेंडा था स्टेट का कि हमने सो कॉल्ड जो इस्लामाइजेशन का एक एजेंडा हमने परसू किया, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो निशाना है वो औरतें हैं और वर्किंग क्लास लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की। तो आई थिंक कि ये जो मेरा ख्याल है फैक्टर, इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। लोग अपने रोटी रोज़गार के चक्कर में इतना ज़्यादा परेशान हैं जी कि वो इन बाकी चीज़ों के बारे में सोचना उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि पूरी सोसाइटी जो है वो मतलब फ्रेगमेंटेड हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई है। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस हैं वो कुछ कर सकेंगी, तो जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगी तो क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो यानी अभी जो रीसेंट आपको खबरें मिल रही हैं कि हमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हमें अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, तो जब स्टेट इसको बैक करेगी इस एजेंडा को, तो आप देखेंगे कि फिर ये ट्रेंड आपको सोसाइटी में नजर आएगा, क्योंकि लोगों के अंदर ये ख्वाहिश है कि फैमिली साइज कम होना चाहिए। ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे हम ये भी एक आर्गुमेंट जो पेश किया जाता है ज़्यादा आबादी के लिए, कि गरीब लोग जो हैं वो ज़्यादा हाथ जो है वो अपनी सोशल सिक्योरिटी समझते हैं,
तो आपको इस रुझान को ख़त्म करने के लिए लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप वो करेंगे, ठीक है, तो यू नो अच्छा आबादी कम होगी। इसमें 2-3 एंगल्स हैं जो अभी आप बात कर रही थी। हम जब अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, ख़वातीन का जिक्र आ रहा है, बार बार आ रहा है, ज़ाहिर है। एक तो ये बताइए कि ख़वातीन के वजूद से ही रियासतों को क्या ख़तरा हुआ करता है कि सबसे पहले आप उनके हुकूक सल्ब करने की बात करते हैं, आप उनको किसी मज़हब के नाम पर, किसी माशरे की रिवायत के नाम पर, किसी भी XYZ फैक्टर की वजह से चाहते हैं कि उनके बोलने, समझने, आगे बढ़ने की सलाहियतों पर कदगन लगा दी जाए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह भी आप फरमा रही थी कि जब माशरा ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं रहेगा तो कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट सामने नहीं आ पाएगी। विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक एरिया पाकिस्तान में रहा है कि जिस पे बात बहुत होती है, काम भी शायद हुआ होगा, लेकिन उसकी जो एक आउटरीच या उसकी जो बाइंडिंग आपको हर जगह नज़र आनी चाहिए, वो भी अभी तक हो नहीं पाई। उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमारे मुल्क में कितना पैसा खर्च होता है, ठीक है, ये हमें देखना चाहिए। बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है जो आप कहते हैं कि वेमेन एजेंडे के ऊपर खर्च होती है। आप किसी दिन उनको बुलाएं, शैला रज़ा साहिबा को, जो सिंध की मिनिस्टर हैं फॉर वेमेन एंड डेवलपमेंट, और उनसे मालूम करें कि उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे मुल्क में जो वेमेन एंड डेवलपमेंट के ऊपर मतलब औरतों ही को कंट्रोल करना क्यों मुनासिब समझा जाता है। तो अगर आपने किसी सोसाइटी को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आप उस सोसाइटी की माओं को कंट्रोल करेंगे, उस सोसाइटी की औरतों को कंट्रोल करेंगे, हाउस होल्ड को कंट्रोल कर लेंगे, बाकी काम खुद ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये दुनिया भर में ये होता है। तो अगर किसी सोसाइटी को आप देखते हैं कि उसने तरक्की की है, उसके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, तो ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर औरतों को उनके जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो उनके वर्क रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व किया गया, उनके काम को माना गया, उनकी हैसियत को माना गया। ठीक है। और वैसे भी आजकल जो अभी एक नया ट्रेंड चला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो औरतों की तरक्की और पॉवर्टी जो है वो बहुत ही उस एजेंडे के ऊपर वाले जो इंडिकेटर्स हैं उनके अंदर शामिल है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप समझते हैं कि मुल्क में या सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी ख़त्म होनी चाहिए, इंडिकेटर्स बेहतर होने चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो एक ऐसी औरत जो ट्रैप्ड है इस चक्कर में कि जी मुझे 8-10 बच्चे पैदा करने हैं जिनमें से कम से कम आधे जो हैं वो मर्द होने चाहिए, तो फिर आधे क्या पूरे ही मर्द होने चाहिए। पूरे ही मर्द हो तो बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। उस औरत की क्या हैसियत है जिसके ज़्यादा बेटे हैं, और जिसके नहीं है उसकी क्या हैसियत है। तो अगर आप औरतों की हैसियत समाज में ये है कि अगर किसी औरत के बेटे नहीं हैं तो वो बेचारी है, वो मनहूस है, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो ख्यालात हैं और रुझानात हैं, इसके ऊपर आप बहुत एक्टिवली, आपका मीडिया भी काम कर रहा होता है। वो ड्रामे दिखाए जाते हैं कि जिस औरत की 4 बेटियां हैं उसको तलाक हो जाती है, उसका शौहर दूसरी औरतों के पास जाता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर मतलब जो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन आप दिखा रहे हैं, आई थिंक कि वो एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन होता है, और उसके अंदर अगर औरत की हैसियत क्या कहते हैं उसको, सबऑर्डिनेट है, मार्जिनलाइज्ड है, तो आप क्या दिखा रहे हैं? आप अक्सर औरतों को रोते हुए दिखा रहे हैं, उनको पिटते हुए दिखा रहे हैं, आप किसी वर्किंग वुमन को नहीं दिखाते। अच्छा फरहत, उसमें जो अब आपने क्योंकि मीडिया की बात छेड़ी है, तो ये वाला जब एतराज़ आता है तो जो राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जी हम तो वो दिखाते हैं जो माशरे में हो रहा है, लेकिन क्या वाकई माशरे में दिन रात यही हो रहा है? कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं है? आपकी स्टोरी भी तो है माशरे में या उन सारी औरतों की जो इन तमाम बुरे हालात में अपनी फैमिलीज को चला रहे हैं, और आप अपनी फैमिलीज को रन करते हैं। और हम तो क्या रन करते हैं, जो बिल्कुल जो पिसे हुए तबकात जिनको आप कहते हैं, अगर वो औरतें काम ना करें तो उनके ख़ानदान ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो वो भी तो एक स्टोरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसी हवाले से, क्योंकि मैं काफ़ी एजुकेशन के हवाले से भी एंड अदरवाइज भी मैं इसको काफ़ी फॉलो करती हूँ जी। कि अभी एक ड्रामा काफ़ी मेरे ख्याल है 3-4 साल पहले एक ड्रामा आया जिसका नाम था कंकर। हाँ। और उसके अंदर ये दिखाया गया था कि खातून जो है उसके शौहर उसकी पिटाई करता है, जिसकी वजह से उसके 2-3 अबॉर्शंस हो चुके हैं,
और वो बिलाखिर उससे छुटकारा हासिल कर लेती है। तो उसके ऊपर जब एक डिस्कशन हो रहा था और उस ड्रामे में जिन खातून ने उनकी माँ का किरदार अदा किया था, जो कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़े बड़े फोरम्स की मेंबर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसका हल ये नहीं है कि तलाक ले ली जाए। तो अगर आप उन खवातीन के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या इनकरेजमेंट है उन इश्यूज़ की। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि देखें, पाकिस्तानी मीडिया में आजकल एक और चीज़ बहुत अच्छी दिखाई जा रही है, और वो ये कि जब औरतें स्टैंड ले लेती हैं और तलाक ले लेती हैं, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क में दिखाना एक बड़ा मसला है कि तलाक नहीं हो सकती है, तो उनके मजहबी हवालों की वजह से शायद। लेकिन हम ये हमारे माशरे में ना सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, बल्कि हो सकता है कि सोसाइटी में भी इसकी इन द लॉन्ग रन कोई एक्सेप्टेंस हो सके कि वो औरतें जो तशद्दुद और जो मसाइल को जो भी कुछ उनके ऊपर अगर लागू कर दिए जाते हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो आई थिंक कि ये रुझान भी एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की तरफ वापस आएंगे तो मैं आपसे ये कहूँगी कि शायद सोसाइटी को ये दिखाने की ज़रूरत है कि वो औरतें जिनकी सिर्फ बेटियाँ हैं, जिन्होंने मतलब ये दौड़ नहीं लगाई हुई कि जी हमारे बेटे ज़रूर होने चाहिए, वो भी ज़िंदा रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस गुफ्तगू से आप कतन ये नताइज अखज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा होता है, लेबल करते हैं हम कि जी तलाक को शायद प्रमोट किया जा रहा है या हम समाज को तोड़ने की कोई बात करें। ऐसा हम नहीं करें। हम ये बात कर रहे हैं औरत को अपनी ज़ात के मुतालिक फ़ैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो किसी किस्म का भी फ़ैसला हो। ब्रेक लेते वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारी गुफ्तगू जारी है। फरहत और मैं जो बात करें उसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और मैं फरहत, आप भी ये बात ज़ाहिर है मुझसे बेहतर जानती हैं कि कोई भी समाजी मसला जो हुआ करता है वो आइसोलेशन में नहीं होता। हर तरह का रवैया ही उसको किसी मसले में तब्दील किया करता है। हम यहाँ पे तौलीदी सेहत की जब बात करते हैं और हम कहते हैं कि माशरे में शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है, और उसके लिए बड़ा अच्छा आपके पास जो आला है वो मीडिया है। अच्छा, कुछ अरसे पहले मैं कॉन्ट्रासेप्टिव एक प्रोडक्ट का इश्तहार टीवी पे चलता हुआ देखा करती थी। यकीन कीजिए वो इश्तहार देख के आपको अजीब सा लगेगा। उसमें कोई एजुकेशन नहीं थी, उसमें कतन ये बात वाज़ेह नहीं हो रही थी कि वो काम कॉन्ट्रासेप्शन आपने क्यों लेनी है। वो कुछ इनवाइट करने वाला एक अजीब सा, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट एक अच्छे काम को इंतहाई जब भौंडे तरीके से आप करते हैं तो उसका असर वैसे ही ज़ायल हो जाता है। ये बात। दूसरी बात जो भी आपने फरमाई है कि ये जो सिलेक्शन होता है कि मर्द बच्चा पैदा होना है, फीमेल गर्ल चाइल्ड है, जो भी कुछ है, गांव देहातों की अगर हम बात करें फरहत, सिर्फ 24% मालकाना हुकूक हासिल है ख़वातीन को ज़मीन पर। आपकी तो सारी ज़िंदगी इन्हीं कामों में गुजरी है। मुझे ये बताइए, इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हो रहे हैं या अभी हम वो जो आप बात कर रही थी कि ज़िया साहब का भुगतान आज तक भुगत रहे वो ही चला जा रहा है? मैं तो जिस भी फोरम पे हम जाते हैं हम ये बात करते हैं कि आप ये जो आपने बहुत अच्छी बात की मालिकाना हकूक़ वाली ज़मीन की, कि आप इस शहर में देखिए, ये वर्किंग क्लास का शहर है। यहाँ अगर औरतों की आप बात करें तो मेजॉरिटी औरतें कोई ना कोई काम करती हैं। उनके मालिकाना हकूक़ के हवाले से उनका क्या स्टेटस है, सिर्फ कराची की तहकीक कर लें तो आपको बड़ी मायूसी होगी कि किसी किस्म की जो ओनरशिप है वो ख़वातीन को हासिल है या नहीं है। मेरी सारी ज़िंदगी हो गई वर्कर्स के साथ काम करते हुए, वर्किंग वेमेन के साथ काम करते हुए। अभी पिछले दिनों हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें हमने राब्ता किया उन सारी औरतों के साथ जो हर शोबे से वाबस्ता हैं। वो पब्लिक है, प्राइवेट है, इंडस्ट्रीज़ है, एंटरप्रेन्योर ख़वातीन भी, ठीक है, जो अपना बिज़नेस करती हैं। सही। तो आपको शायद ये जान के हैरत होगी, बल्कि अफसोस होगा कि बहुत ही एक छोटी सी परसेंटेज थी उन ख़वातीन की जिनकी अपनी कोई जायदाद थी, जो खुद कोई चीज़ें ओन करती थी। इवन बैंक अकाउंट्स उनके अपने नहीं होते फरहत। हाँ, देखें, बैंक अकाउंट्स और तशद्दुद की बहुत बड़ी वजह और बुरी शादियों में रहने की बहुत बड़ी वजह या शादी ना होने की बहुत बड़ी वजह जो है, उसमें आपका जो हाउस होल्ड की ओनरशिप है
वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर उसी के अराउंड आप एक तहकीक करें तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि पाकिस्तान इस हवाले से एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए ख़वातीन के साथ हॉस्टिलिटी है ये। कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है भी, जी। आपके नाम पे भी है, तो आप उसको खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका जो फैमिली के अंदर जो स्टेटस है वो ये है कि आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। और ये ना सिर्फ आज से 30 साल पहले सही था जब मैंने काम शुरू किया, बल्कि आज भी सही है। आज भी यही सूरत हाल है कि अगर मैं काम कर रही हूँ और अगर मैं अपनी मर्जी से खर्च करती हूँ तो मैं एक हेड स्ट्रॉन्ग औरत हूँ, मैं खुद सर औरत हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ। आपको एहसास नहीं है दूसरों का। हाँ, आपको एहसास नहीं है आप क्या कर रही हैं। और अगर औरत ने कोई जायदाद की ओनरशिप की बात की तो वो सबसे पहले तो भाई और बाप के खिलाफ हो जाएगी, फिर शौहर, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा लें। तो कहने का मकसद ये है कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जब आप कहते हैं कि औरतों की एम्पावरमेंट हम कर रहे हैं, तो ओनरशिप जो है आपके एसेट्स की, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। तो आई थिंक कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है माशरे के अंदर औरतों की या किसी की भी हैसियत की। मतलब अगर ये इतना ही गैर अहम चीज़ है तो मर्द क्यों इसरार करते हैं, भाई और बाप और शौहर या जो भी कोई आपका माशरा है वो ये क्यों इसरार करता है कि औरतों की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। या औरतों को अपनी इनकम पे खर्च करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, ये क्यों होता है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक कि और इसका बहुत ज़्यादा जो असर है वो इस चीज़ जो मुझे लगता है जो इसकी रूट कॉज है वो शायद ये भी है कि हम ये समझते हैं कि अगर औरतों को हमने आज़ादी दे दी, अपने घर की औरत को अगर हमने आज़ादी दे दी, खुद चाहे हम जो मर्ज़ी करते रहें, अगर हमने अपने घर की औरत को आज़ादी दे दी तो ना हमारी मर्ज़ी के बच्चे पैदा हो सकते हैं, ना हमारी मर्ज़ी का निज़ाम चल सकता है। और मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि ये ना सिर्फ हमारे जो मर्द हैं उनकी सोच है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली इस स्टेट ने भी एक अरसे तक यही प्रोपेगेट किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया। और वो उसकी वजूहात भी थी, ज़ाहिर है हम जानते हैं कि पूरी रीजनल और वो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वो हर चीज़ को पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करना है तो यहाँ की औरतों को मार्जिनलाइज कर दिया जाए। वो सर्व्स द पर्पस ना। अच्छा फरहत, क्या इसमें अब ये भी एक हमारे लिए कुछ आगे की बात बन सकती है कि क्योंकि वेस्ट में एक ट्रेंड ये हो चुका कि 18 साल के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर या बुरा बनाने पे खुद उसको इख्तियार है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको घर से बाहर धक्का दे दिया जाता है। हमारे यहाँ 70 साल के वालिद अगर हैं और 50 साल का बेटा है तो वो एक ही हाउस होल्ड में है। ये इसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, लेकिन जाहिर है कि वो जो लड़का पैदा करने की ख्वाहिश और ये सारी बातें हैं, तो ये वाले फैक्टर्स भी हैं। इनमें भी कोई तब्दीली आती नज़र तो नहीं आती, मुझे नहीं लगता। देखिए उनकी सोसाइटी में उन्होंने बहुत अव्वल तो मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करती जी, लेकिन दूसरी बात जो है वो ये कि देखें उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। हाँ, सोशल सिक्योरिटी। हमारे माशरे में तो जो इलाज होता था पहले आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो नहीं होता। गवर्नमेंट के जो स्कूल्स का हाल है वो आपको पता है, ये सब कुछ सोशल सिक्योरिटी में आता है। जो ख़वातीन जिनके बच्चे होते हैं छोटे, काम करने की जगह जब वो काम कर रही होती हैं उस दौरान अगर वो माँ बनती हैं, ज़ाहिर है रिप्रोडक्टिव एज भी वही होती है उनकी, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, उनको सबसे पहले काम से हम फारिग कर देते हैं। तो जो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम आप कह रही हैं कि अगर हर कोई अपना जिम्मेदार खुद ही होगा तो शायद आबादी को कंट्रोल करने में आसानी होगी। ये बिल्कुल एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो कि जो सक्सेसफुल रही है दूसरे ममालिक में, लेकिन हमारे मुल्क में वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि हमने लोगों को ना तालीम दी है, नहीं ये भी तो ना हमने उनको हेल्प दी है। जो भी सोशल सिक्योरिटी के इंडिकेटर्स हो सकते हैं जब वो हमारे माशरे में पाए ही नहीं जाते, तो 18 साल में हम कहाँ फिर जो आपने जो लोगों की प्रॉपर्टी के हवाले से बात आपने की है, जब लोग एक अलग घर में जाके रह ही नहीं सकते हैं, घर ही नहीं है तो फिर कौन सी आज़ादी और कौन सी इस तरह की। अच्छा ये भी बताएं फरहत,
कि कानून साजी की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क़वानीन कुछ बेहतर हुए हैं ख़वातीन के हवाले से, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, या अपना इख्तियार वापस लेने के हवाले से? इस लेवल पे कोई काम हुआ लेजिस्लेटिव पैराडाइम में? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून पास हुआ है जो बहुत अच्छा कानून है, बेहतर कानून है। अभी उसको मज़ीद रिव्यू किया जा रहा है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो सिंध का कमीशन है ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, मैं उसकी मेंबर भी हूँ। चीज़ें हो रही हैं, राइट डायरेक्शन की तरफ हो रही हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये कि हर काम को करने के लिए आपको एक बजट चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए। और हमारे यहाँ कवानीन बना दिए जाते हैं, उनके रूल्स नहीं बनाए जाते, उनके लिए बजट मुख्तस नहीं किया जाता है, तो फिर जाहिर है कि कवानीन जो हैं वो सिर्फ कागज़ का एक पुर्जा रह जाते हैं, तो जिन पे अमल दरामद नहीं होता है। तो उसको अमल दरामद अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एडिक्वेट जो ज़रूरी बजट है आपके पास वो होना चाहिए। जब वो होगा तो जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, आपका जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जब वो शुरू हुआ, मतलब हमारी सोसाइटी में जिस चीज़ का फुकदान है वो ये कि आप थोड़ा एक ऑडिट कर लें कि जब वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं था तब औरतों की सेहत की क्या सूरत हाल थी और आज क्या है। ठीक। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे, और मैं आपको बताऊं कि ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, अगर आप इनको ये टास्क दे देते हैं कि आप जाएं और माशरे में जो एक इशू पाया जाता है, पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्रोल नहीं है, हमारी आबादी हमारे वसाइल से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, औरतों की हैसियत को बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट करती है। तो अगर आपने सिर्फ ख़वातीन जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, अगर आपने उनको ये टास्क दे दिया तो मैं मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कोई हमें इसका नतीजा मिल सकता है। बहुत शुक्रिया। काफ़ी हमने पॉइंट्स यहाँ पे रेज़ किए और उन पर बात भी की। नाज़रीन, जाते जाते आपको ये ज़रूर बताएंगे कि हर तरह का जो भी इनिशिएटिव लिया जाता है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आइसोलेशन में हो नहीं सकता। एक आधी कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे करने के बाद हम ये नहीं समझ सकते, और ना हमें समझना चाहिए कि हमने अपने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं उनकी जानिब हम बढ़ना शुरू हो चुके हैं। नहीं, जो ऑलरेडी पेपर पे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह फ़रत ने निशानदही की कि विल का होना तो ज़रूरी लाजमी है ही, लेकिन वसाइल भी चाहिए, और उन वसाइल को तरीक़े से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर यह हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जितने प्रोटोकॉल्स के सिग्नेटरी हैं या इसके अलावा भी इंसानी लेवल पे भी हमें ज़िम्मेदार इंसानी माशरे का फ़र्द और रुकन बन के रहना है। इसके लिए काम करना पड़ेगा, बातों से काम चलेगा नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।